पूरे 30 साल हो गए जब सरकार ने लोगों के साथ माना कि शहर का नाम अब बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई होगा। भारत का ये अनोखा शहर अरब सागर के 60 टापुओं पर स्थापित है। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी जमाने में ये टापू शादी में दिया हुआ बस एक छोटा सा दहेज थे। 1662 में हुई वह शादी पोर्चुगीज की कैथरीन और इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू की थी। बताओ, यह भी कोई बात हुई कि शादी फिरंगियों की और दहेज में हमारे देश की मुंबई नगरी। आज यदि किसी ने इन्हें भेंट में देना चाहा तो कुछ नहीं तो कम से कम 2 करोड़ लोगों के साथ आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। किसी तरह अगर ये सेटलमेंट हो भी जाए तो याद रखिएगा, दहेज लेना एक कानूनी अपराध है। जिन 60 टापुओं की अभी हम चर्चा कर रहे थे उनमें से एक अत्यंत सुंदर टापू है कोलाबा। यह कहानी कोलाबा के एक छोटे से कैफे की है जो लियोपोल्ड कैफे के नाम से प्रसिद्ध है। ईरानियों का यह कैफे 1871 में शुरू हुआ। तेज रफ्तार से बढ़ते हुए मुंबई शहर के मुकाबले लियोपोल्ड कैफे की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। इसके ऊंचे छत की दीवारें बरसों से आते जाते लोगों की दास्तान सुनती आ रही है। पौराणिक काल के इस कैफे के घूमते हुए पंखे राहगीरों को बाहर की उमस से थोड़ी ही सही पर राहत देते आ रहे हैं। इसने अपने ग्राहकों को सफलता की मुकाम तक पहुंचते देखा है, फिर चाहे वह विदेश का कोई लेखक हो, किसी पारसी की बिजनेस डील हो या रूठी हुई अपनी प्रेमिका को मनाने वाला कोई प्रेमी। मुंबई की बारिश से भला कौन अनजान होगा। सावन के मौसम में इस कैफे की रौनक अपने आप ही बढ़ जाती है। तेज वर्षा से परेशान जो कोई भी इस कैफे में पनाह लेने आता, कुछ ही क्षण में ऐसा सुकून पाता कि उसी बारिश की गिरती हुई एक एक बूंद उसके लिए प्रेरणा बन जाती। हाल ही में कैफे का एक नया मैनेजर अपॉइंट हुआ था, शेरजाद दस्तूर। खुद एक ईरानी होने के नाते वह लियोपोल्ड कैफे को लेकर काफी सीरियस था। वह कैफे को अपने घर का एक हिस्सा मानता था और कैफे में काम करने के तौर तरीकों पर हमेशा कड़ी नजर रखता। पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ उसका एक झुकाव था और उसका मानना था कि आज के जवान ही कल देश का भविष्य हैं। इसी वजह से उसने देश में सबसे टॉप कॉलेज से 2 इंटर्न्स को अपने कैफे में हायर कर रखा था। उनमें से एक का नाम था विक्रम भामरा। हर रोज की तरह शेरजाद ने सुबह 7 बजे अपना कैफे शुरू कर दिया। आज विक्रम को उसने ठीक 8 बजे बुलाया था। उसका फीडबैक सेशन जो था, विक्रम के आते ही शेरजाद ने अपने लेदर का बैग सोफे से उतारकर जमीन पर रख विक्रम के बैठने के लिए जगह बनाई और उसे अपने पास बैठने को कहा। इसके बाद अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर वह एक गहरे विचार में चला गया। वहीं पास कोने में खड़ी शेफ कृतिका कान लगाए दोनों की बातें सुन रही थी। यह देख विक्रम घबरा गया और दोनों पांवों को पास खींच उन पर हाथ रख शेरजाद के थोड़ा और निकट आ गया। शेरजाद अभी तक अपनी दाढ़ी में हाथ घुमा रहा था। कुछ देर बाद वह बोला, Vicky, I should say you work just fine, but there is a lot of scope for improvement.
See, Vicky, when you work in a cafe like Leopold, with its rich heritage of more than 150 years, you should learn to give customers their own sweet time. No rush at all. Enough time so that they can make a willing choice. Once they have made a choice, you should then be able to respect it without any sort of judgment. Understood, sir. मैनेजर से फीडबैक लेने के बाद विक्रम ने काम पर लगने से पहले अपना पोशाक बदल लिया और लियोपोल्ड की ट्रेडमार्क शेफ ड्रेस पहन ली। वह बेवरेज सेक्शन में जाकर वहां रखे हुए डब्बे परखने लगा। सुबह सुबह की धूप की किरणें आईने को छेदती हुई अंदर गिर रही थीं। उनमें से एक डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए विक्रम एक सोच में डूब गया। आज कैफे में काम किए हुए मुझे 1 हफ्ता होने आया है और मैनेजर का ऐसा फीडबैक कि कस्टमर्स को समय दो, उनका इंतज़ार करो। माना है कैफे का इतिहास बहुत पुराना है, पर पहले की बात कुछ और थी। मुंबई जैसे फास्ट पेस सिटी में अब कहाँ किसी के पास वक्त है। यहाँ कई लोगों के लिए समय पैसे की तरह कीमती है, बल्कि कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा। इसी तरह हम लोगों को समय देने लगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? रेवेन्यू एंड मार्जिन्स का क्या होगा? और हमारी मार्केट पोजीशनिंग, क्या धारणा बनेगी हमारे ब्रांड की? किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं हम? मुंबई जैसे शहर में वह जिनके पास वक्त ही वक्त हो। सोचा था टॉप कॉलेज से HM की डिग्री कर रहा हूँ, ताज जैसे किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ बनूंगा। किस्मत तो देखो, लियोपोल्ड कैफे में बारटेंडर जैसा काम करना पड़ रहा है। विक्रम सुबह के फीडबैक से जूझ ही रहा था, किंतु अब शाम हो चुकी थी और कैफे लोगों से खचाखच भर गया था। विक्रम के पास गंवाने के लिए एक पल का भी समय नहीं था। टेबल 69 पर एक कपल के लिए विक्रम वाइन सर्व करते हुए बोला, हेलो मैम, हेलो सर, here's your order, a bottle of Barbaresco wine. Here, let me serve you well. विक्रम ने दोनों के गिलास में सही और बराबर मात्रा में वाइन भर दिया। यह करते समय वह चाह कर भी उस औरत के चेहरे से साफ झलकती हुई मायूसी को अनदेखा नहीं कर पाया। एक गुलाब का फूल जो औरत से काफी दूर रखा हुआ था, विक्रम से कह रहा था कि वह अपने आदमी की किसी बात से बेहद निराश है। कुलाबा की व्यस्त सड़कों पर टहलते हुए इंदर लियोपोल्ड कैफे के सामने आकर रुक सा गया। शाम होने को थी, किंतु दिन ढलने में थोड़ा वक्त जरूर था। इंदर ने देखा कि बादलों के संगम में सूरज थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह छिप गया कि मानो नवंबर का नहीं बल्कि सावन का महीना हो। वह मन ही मन सोचता रहा, सुबह से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, पर एक ख्याल है कि मिल ही नहीं रहा। इस कैफे का बहुत नाम सुना है, यहीं जाकर बैठता हूँ और मजाल है कि बिना अपनी नई कहानी लिखे या कहानी की प्रेरणा लिए बाहर आऊं। यही सोचता हुआ इंदर लियोपोल्ड कैफे में घुसा। लोगों की भीड़ और कैफे का व्यस्त और जीवित माहौल देख पहले उसे संदेह हुआ कि कहानी लिखने के लिए क्या यह एक सही जगह है, पर उसका ध्यान कैफे के उस कोने पर गया जहां एक किताब और पेंटिंग के लिए तरह तरह के ब्रश मौजूद थे। उसी किताब पर एक खाली कप भी रखा हुआ था। इंदर वहीं फुर्ती से एक चेयर खींचकर बैठ गया। सामने एक खिड़की थी जिससे कुलाबा की ढलती हुई हसीन शाम और कभी न रुकने वाली मुंबई की सड़कों का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इंदर ने गौर फरमाया कि कैफे में बैठा हर एक आदमी एक दूसरे से अपनी बात कहने में लगा हुआ है।
इस कोशिश में लगे हुए सभी लोगों की आवाज़ें मिलकर एक अजीब किस्म की ध्वनि में परिवर्तित हो चुकी हैं। इंदर इसी ध्वनि में बहुत देर तक मशरूफ़ रहा, किंतु कुछ समय बाद उसका ध्यान एक तीखी और पैनी आवाज़ पर गया जो इसी ध्वनि का एक हिस्सा थी। जैसे ही उसका ध्यान उस आवाज़ पर गया, इतनी देर से जिस सामूहिक ध्वनि पर वह ध्यान लगाए बैठा था वह एक पल में कहीं खो गई। अब उसे अलग अलग आवाज़ें तो सुनाई पड़ रही थीं, किंतु चाह कर भी इन आवाज़ों के मेल से निकलती वह ध्वनि इंदर अब उसे नहीं सुन पा रहा था। इतने में एक बार फिर उसे वही तीखी आवाज़ सुनाई दी जिससे कुछ ही क्षण पहले उसका ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर देखा, अंदाज़ा लगाया कि मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही। लोगों को तो दूसरों की एनिवर्सरी भी याद रहती है और तुम्हें अपनी एनिवर्सरी याद नहीं। आई एम सॉरी जान, वो पहली एनिवर्सरी थी ना, इसलिए भूल गया। आगे से याद रहेगा। मैंने 26 नवंबर की तारीख अपने फोन में सेव कर ली है। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वैसे भी आज के दिन हम एक दूसरे के पास हैं और एक साथ मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं? अपनी एनिवर्सरी की डेट भी तुम्हें फोन में सेव करनी पड़ रही है। अच्छा है जो तुमने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया, वरना तुम कल दूसरी औरत घर लाकर कहते, जान वो पहली शादी थी ना तो भूल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? एक तारीख का भला शादी से क्या लेना देना? चुप करो। ये कॉकटेल मॉकटेल पीने को तुम सेलिब्रेट करना कहते हो? डार्लिंग, ये बहुत फेमस कैफे है और तुम कैसे भूल सकती हो? मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तुमने ठीक यही ड्रेस पहना हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हें इसी कैफे में बुलाया था। तुम्हें गुलाब देकर तुमसे पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे सुनकर तुम कितनी खुश थी। विक्रम ने ध्यान दिया, उस कोने में बैठा आदमी काफी देर से कैफे में आया हुआ है, पर अब तक उसने कुछ खास ऑर्डर नहीं किया। एक कप में गर्म पानी मंगवाया था, तब से वही लेकर बैठा हुआ है। विक्रम के सामने न जाने किसने जूस का एक गिलास रख दिया था। उस जूस का गैस अभी भी धीरे धीरे निकल रहा था। विक्रम सोचता रहा, कितना अजीब है ये मुंबई शहर। यहाँ कुछ लोग हैं कि इतना समय भी नहीं कि ऑर्डर किया हुआ सामान खा पी कर जाएं, और वहीं कुछ लोग हैं इतना खाली समय है कि बिना कोई ऑर्डर किए बस बैठे रहते हैं। विक्रम ने सोचा कि उस खाली आदमी को जरा टोक कर आता हूँ। वह उसकी टेबल की तरफ बढ़ ही रहा था कि टेबल 69 के कपल ने उसे बीच में ही रोक लिया। आदमी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी औरत ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए विक्रम से पूछा, Can you ever forget your first anniversary? जैसे ही उसके आदमी ने यह सुना, वह हताश रह गया। हाथ में गुलाब का फूल लिए उसकी आंखों में थोड़ी सी भी जो आस बची थी वह खत्म हो गई। उसकी औरत ने विक्रम से बिना रुकते हुए कहा, Tell me, could there be any possible scenario in which you can forget your first anniversary? विक्रम तो उसके आदमी से भी ज्यादा हताश रह गया। वह बोलती रही, Am I overreacting to this? Really? Tell me, what should I do in this case? टेबल 69 का मामला जैसे तैसे निपटाकर विक्रम आगे बढ़ा तो दूसरी एक टेबल से विक्रम को लियोपोल्ड स्पेशल चाय बनाने का ऑर्डर मिल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर कैफ़े के बाहर शहर की चकाचौंध देख लगता
कि जैसे अभी भी सुबह हो। वह चाय कप में निकाल ही रहा था कि शेरजाद ने विक्रम को आवाज़ लगाई। विक्रम उसके पास जब पहुंचा तब शेरजाद खुद एक यूनिक रेसिपी तैयार करने में लगा था। विक्रम पीछे खड़ा उनकी एक एक हरकत पर ध्यान रख रहा था। शेरजाद काम करते करते ही विक्रम से बात करने लगे। I don't expect this from you, Vicky. What did you say to that lady from table 69? I didn't say anything inappropriate, sir. She was getting dramatic and asked me for an advice. I recommended her to visit a psychiatrist. You could have at least told her to seek advice from a counselor if she's having troubles with her marriage. How am I supposed to know that, sir? Vikram, when you are in Leopold Cafe, you should even know the pulse of a customer. Now get going. It's already late and we need to wrap it up soon. Who's that man sitting idle from hours and has ordered nothing to eat? Sir, he had ordered water and you had said to respect the choice of customers and give them time. Not enough time so that they end up growing here. Ask him if he really needs anything or we are about to close. विक्रम जब इंदर की टेबल की ओर बढ़ा, उसने देखा कि वह अब तक वही गर्म पानी पी रहा है जो उसने 3 घंटे पहले ऑर्डर किया था। विक्रम ने सोचा, पहनावे से तो किसी अच्छे घर का ही नजर आता है, पर कौन जाने आज की दुनिया में नजर आने वाली हर चीज अक्सर धोखा दे जाती है। जिस तरह यह इस किताब में मशरूफ है, हो सकता है यह कोई लेखक हो। Anything else, sir? इंदर ने पानी खत्म करते हुए विक्रम से कहा, Can I have another glass? विक्रम ने खींचते हुए कहा, Would you like to have anything else other than water as we are about to close? Hey buddy, you don't understand. I've been waiting all day long and in search of which I have come here. It can change the course of my life and can even bring along with it fame and fortune for me. What is it? An idea. It's an idea for my story. वहीं दूसरी ओर टेबल 69 पर जैसे पल भर में मौसम बदल चुका हो, विक्रम और इंदर दोनों आश्चर्यचकित रह गए और करीब से पति पत्नी की बातें सुनने में लग गए। आदमी ने औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था और उसकी औरत की आंखों में उत्सुकता जैसे उछल कूद कर रही हो। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा कि मैं हमारी शादी की पहली सालगिरह भूल जाऊंगा? जाने मन, मैं अपना जन्मदिन एक बार को भूल सकता हूँ, पर आज की तारीख नहीं भूल सकता। बस तुम्हें थोड़ा सता रहा था। यह कहते ही आदमी ने अपने जेब में हाथ डालकर हीरे की एक सुंदर सी अंगूठी निकाली और अपनी औरत के हाथ की उंगली में बड़े प्यार से उसे सरका दिया। Wow, that's amazing. इसके बाद औरत की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कैफे से एक प्लम क्रीम केक मंगवाया। उसमें एक मोमबत्ती लगाकर दोनों ने ईश्वर से एक बार फिर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। अचानक ही कैफे में गोलियों के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी और हर पल के साथ वह आवाज तेज होती गई। कैफे में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जमीन पर लेटे दहशत में छिपने की जगह ढूंढने लगा। इंदर की जगह तो पहले से ही एक कोने की थी। वहां से इंदर ने 2 आदमियों को हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक ताने देखा। कैफे के बाहर लगी हुई आग से उसने अंदाजा लगाया कि ये गैंग के कोई मामूली गुंडे नहीं, बल्कि
तबाही मचाते हुए कोई आतंकी लगते हैं। उनकी आंखों में देखकर लगता कि उनका लक्ष्य कुछ और है, कैफे में आतंक फैलाना जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश की एक छोटी सी चाल हो। मुंबई शहर के कुलाबा जैसे इलाके में सरेआम गोलियां चलाना और आतंक मचाना आम बात नहीं। इंदर ने कैफे के अंदर एक बार फिर जब नजर घुमाई तो देखा जहां कैफे के सभी स्टाफ अपने लिए छिपने की जगह ढूंढने में लगे थे, वहीं विक्रम अपनी जान जोखिम में डाल कस्टमर्स को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगा था। हमला रुकने पर पता लगा कि काफी लोग घायल हुए और 2 जन मारे गए। उनके मृत शरीर के पास जाने से भी लोग घबरा रहे थे। उनके करीब जाने पर इंदर ने देखा कि मारे जाने वाले वे 2 लोग टेबल 69 पर बैठे हुए वही पति पत्नी थे। प्लम केक पर लगी हुई मोमबत्ती जमीन पर गिर चुकी थी, पर अभी भी जल रही थी। उनकी इच्छा ईश्वर तक लगता है नहीं पहुंची, या शायद पहुंच गई। उसी के पास इंदर की किताब खुली पड़ी थी। एक बेजान सन्नाटे ने कैफे को अपने अंदर समा लिया था। 3-4 दिनों तक मुंबई में आतंक का साया मंडराता रहा, मगर भारतीय सेना के आते ही दुश्मन एक बार फिर पीठ दिखाकर भागा और तिरंगे की शान बनी रही। आज उस हमले को 17 साल से भी ज्यादा हो गए, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर मुंबई की जनता को आज तक नहीं मिला। कब तक मुंबई जैसे शहर, जहां करोड़ों की आबादी में रहने वाले लोग आतंकी खतरों का शिकार बनते रहेंगे? कब तक अपने ही देश के लोग देश की इज्जत को नीलाम करते रहेंगे, चंद रुपयों के लिए इसका सौदा करते रहेंगे? कब तक हमारी सरकार इन नीच लोगों का गुलाम बनी रहेगी, इन्हें पनाह देती रहेगी? कब तक वो मासूम सी नन्ही आंखें इंतजार करती रहेंगी, एक ऐसा इंतजार जो शायद इस जन्म में कभी खत्म नहीं होगा? कब तक, आखिर कब तक? इन सवालों का उत्तर मुंबई को नहीं मिला। इसके बावजूद मुंबई चल पड़ी। नहीं, मुंबई फिर से दौड़ने लगी, पहले से अधिक तीव्र और पहले से कई ज्यादा शक्तिमान। भला आज तक उसने किसी का इंतजार किया है? वो याद है ना, यहाँ समय उतना ही कीमती है जितना पैसा, और कुछ लोगों के लिए उससे भी ज्यादा। कुछ दिनों बाद जब आतंकी मारे और पकड़े गए तो लियोपोल्ड कैफे ने एक बार फिर शहर के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया। विक्रम को वहां प्रमोशन मिला और इंदर को अपनी कहानी।